ध्यान रखिएगा, जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो खुद ही रिमाइंडर होता है। अब मेरा मन है कि मैं न्यूमरेटर को ना थोड़ा सा टुकड़े कर लूं और फिर सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे मुश्किल हो रहा है इतने बड़े नंबर को भाग करना। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके। देखिएगा नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। आप इसमें बिना कुछ मेहनत किए आराम से बता सकते हो। कैसे? ये एक वाइडर कंसेप्ट है, ये एक बड़ा कंसेप्ट है, इसका एक छोटा सा हिस्सा ये है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। चाहे हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप शर्मा आप सभी का करियर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, और उसका ये पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, आप कोई भी एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। आपने पहले कभी पढ़ा हो ये टॉपिक, चाहे ना पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए समझते हैं कि सामने क्या लिखा हुआ है। देखिए, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये सब लिखा हुआ है। ये क्या होता है, कुछ नंबर्स ले लेते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिया 9 को 2 से भाग करा, 2 चौक 8, एक शेषफल आया। ठीक है, जिससे भाग करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जिसको भाग करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और ये जो रिजल्ट आता है यहां पर, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट यानी कि भागफल। और ये जो यहां पर लास्ट में बच जाता है, इसे बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। आज की क्लास का जो हमारा हीरो है ना, वो यही है। इसके बारे में ही डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं 9 को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 2 गुना 4 प्लस 1, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, अब देखो, अगर मैं यहां पे देखो, 9 था क्या, हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड लिख दिया मैंने। 2 क्या है, डिवाइजर है, इनटू 4 क्या है, क्वोशिएंट है, और 1 क्या है, हमारा रिमाइंडर है। यानी कि मैं डिविडेंड को ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको इन चारों में से 3 चीजें दी हों और 1 मिसिंग हो, तो आप उसको निकाल सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस इसी एक्सप्रेशन को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसी एक्सप्रेशन को कहते हैं शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए करते हैं आगे। देखिए, अब जैसे मान लीजिए 12 को आपने 7 से भाग किया, 7 एकम 7, कितना शेषफल आया, 5। आज हमारा जो मेन मुद्दा है, इसका पता लगाना है ना। बस हम इसको इस तरह से ना लिखकर कुछ इस तरह से लिखेंगे, 12 को 7 से भाग करो, शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आइए कुछ नंबर्स ले लेते हैं और जानते हैं उनके बारे में। मान लीजिए 7 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। बिल्कुल पहले बेसिक बता देता हूं आप लोगों को, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, 7/6 रिमाइंडर कितना बचेगा, 14/12 रिमाइंडर कितना बचेगा, 6/7, 7/7, 10/8, 5/4, 0/7। इन सब के आपको रिमाइंडर बताने हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपने आंसर दिए हैं। 7 को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 14 को 12 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, 12 एकम 12। 6 को 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। ध्यान रखिएगा, जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो खुद ही रिमाइंडर होता है। मतलब जब तक अंश हर से छोटा होगा तो वो रिमाइंडर ही होगा, है ना। अब 7 को 7 से भाग करो, पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितना शेषफल आएगा, 0 शेषफल आएगा, पूरा भाग चला गया ना, इसलिए। 10/8 2 रिमाइंडर, 5/4 1 रिमाइंडर, 0/7 0 रिमाइंडर। मैंने कहा ना, जब तक अंश हर से छोटा होगा तो खुद ही रिमाइंडर होगा। करेक्ट बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात यहां पर आपसे पूछ लेता हूं कि यहां पे देखिए 10/8 का 2 रिमाइंडर है, 5/4 का 1 रिमाइंडर है। लेकिन अगर गौर से आप देखो तो 10/8 और 5/4 तो एक ही बात है।
फिर अलग अलग रिमाइंडर कैसे, आइए जानते हैं इसी के बारे में। ठीक है, देखो 10/8 का रिमाइंडर 2 हुआ, 5/4 का रिमाइंडर 1 हुआ। दरअसल बात यह है कि रिमाइंडर निकालते समय ना इसको सिंप्लीफाई करना अलाउड नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, जैसे आप यहां पे क्या किया, 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, तो 5/4 आ गया, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने 2 से डिवाइड किया, तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 100 डिवाइडेड बाय 96 है, रिमाइंडर 4 आ रहा है, परफेक्ट है। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 से भाग करो 25 आएगा, 4 से भाग करो 24 आएगा, परफेक्ट। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है रिमाइंडर, है ना। तो आपने देखा 4 से डिवाइड किया फ्रैक्शन को ऊपर नीचे, तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर भी डिवाइड हो गया। अब इसका यूज क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, आपको बड़ा क्वेश्चन मिलता है, जैसे मान लीजिए 100/96 है, आप जानते हो कि इसका रिमाइंडर क्या है, ठीक है, आप जानते हो कि इसका रिमाइंडर क्या है, लेकिन आप इसको मिनिमाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे। देखो 100 को 96 से डिवाइड किया आपने, तो क्या आया, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, आप सब जानते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करके करना है। तो क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 4, इसको लिख सकता हूं 24 इंटू 4। तो जो मैंने ये जो सिंप्लीफाई किया, यहां पर इसको याद रखना है कि हमने 4 से सिंप्लीफाई किया था, हमारे पास बचा 25/24। तो रिमाइंडर कितना आया, 1। लेकिन ये हमारा एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है, एक्चुअल रिमाइंडर लाने के लिए हमने जिससे डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आई सब लोगों को, इस तरह से है। तो इसका यूज कैसे लिए होता है, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो सिंप्लीफाई करके जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। चलिए, अब 2 तरह के रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर, इसके बारे में जान लेते हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। देखिए, जैसे 12 को हमने 7 से भाग किया, 7 एकम 7, कितना बचा, 5, इसे कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। अब अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर जनरेट करना है, तो जितनी बार डिवाइड जा रहा है उससे एक बार एक्स्ट्रा डिवाइड कर दो बस। जैसे यहां पे एक बार डिवाइड जा रहा था ना 7 एकम 7, तो आप 2 बार कर दो, 7 दूनी 14, कितना आ गया, -2, परफेक्ट है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव रिमाइंडर। अब नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल क्या है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। नेगेटिव रिमाइंडर से बड़े बड़े क्वेश्चन ना छोटे हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्व करने में आसान हो जाते हैं। इसका क्या इस्तेमाल है बताएंगे, पहले नेगेटिव रिमाइंडर को निकालना अच्छे से सीख लेते हैं। मान लीजिए आपको 100 को डिवाइड करना है 99 से, तो एक बार जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। आपको नेगेटिव रिमाइंडर जनरेट करना है अगर, तो एक बार और एक्स्ट्रा डिवाइड कर दो आपस, ठीक है, 198, कितना आ गया, -98, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। तो समझ गए पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। चलिए कुछ क्वेश्चंस पर इसको सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10/9 है, मुझे इसका पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए और नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए, कैसे करेंगे, 10/9, 9 एकम 9, 1 हमारा शेषफल हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। हमें नेगेटिव रिमाइंडर जनरेट करना है, तो 9 दूनी 18, तो -8 नेगेटिव रिमाइंडर हो गया, है ना। बस इसको इस तरह से लिखेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर 1, नेगेटिव रिमाइंडर -8, ठीक है। आप यहां पे एक बात और नोटिस करोगे, अगर आप इन साइंस को इग्नोर कर दो और इन नंबर्स को ऐड करो तो आपका हर आ जाता है, डिनोमिनेटर आ जाता है, ठीक है। अब आप देखो जरा ध्यान से, जैसे मैं आपसे पूछूं 5/4 का पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, बताइए। 5/4 का क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई पॉजिटिव 1 होगा, नेगेटिव बताइए -3 होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 20/19 पॉजिटिव रिमाइंडर 1, नेगेटिव रिमाइंडर 19 दूनी 38, -18। अब अगर पूछा जाए 100/3 पॉजिटिव रिमाइंडर +1, 99 तक डिवाइड हो जाएगा, एक बार और एक्स्ट्रा करेंगे तो 102 आ जाएगा, यानी कि -2, ठीक है। अब अगर पूछा जाए 6/7 में पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है,
6 है, नेगेटिव कितना है, -1 है। ठीक है, क्योंकि एक बार भी डिवाइड नहीं जा रहा था, हमने एक बार डिवाइड कर दिया तो नेगेटिव रिमाइंडर जनरेट हो गया। डन है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए 5/7 पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस का 5, नेगेटिव रिमाइंडर -2। ठीक है, तो इस तरह से रिमाइंडर बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं कि न्यूमरेटर को, हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर को अंश के हम कितने भी टुकड़े कर लें, रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे समझते हैं, देखो, जैसे हमने लिखा 100/99, 100/99, रिमाइंडर ऑब्वियसली इसका 1 आएगा, या 100/3 ले लेते हैं इसको, 100/3 ले लेते हैं, रिमाइंडर 1 आएगा। अब मेरा मन है कि मैं न्यूमरेटर को ना थोड़ा सा टुकड़े कर लूं और फिर सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे मुश्किल हो रहा है इतने बड़े नंबर को भाग करना। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैंने 10 × 10 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 को 3 से भाग करो, एक शेषफल आएगा, 10 को 3 से भाग करो, एक शेषफल आएगा। तो 1 × 1/3, यानी कि 1/3, यानी कि कितना हो गया, 1 हो गया। डन है। देख लीजिए, अब भी 1 आ गया, मैंने अलग अलग डिवाइड किया है। चलो, मैं इसको 100 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 20 × 5 करके, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखते हैं, 3 × 6 = 18, 2 शेषफल, 3 × 3 2 शेषफल, मल्टीप्लाई है ना, तो 2 दूनी 4/3, लो जी 1 शेषफल। आया समझ में। चलो, अब हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई, 2 × 5, 2 × 5 भी तो लिख सकता हूं। अभी तो 100 ही है ऊपर, 2 को 3 से भाग करो, 2 शेषफल, 5 को 3 से भाग किया 2, 2 को 3 से भाग किया 2, 5 को 3 से भाग किया 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/3, अभी भी शेषफल 1 ही आया। अब यहां पे हमने पॉजिटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल किया है, अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर का भी इस्तेमाल करेंगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिमाइंडर पे। देखो, जैसे 10 × 10 / 3 कर लिया मान लीजिए मैंने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 × 9। अच्छा, नेगेटिव रिमाइंडर से कर रहे हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर जनरेट करते हैं, -2, 2 दूनी 4/3, लो जी शेषफल फिर से 1 आ गया। अब आपका मन है सर इसको और तोड़ो, लो जी इसको और तोड़ देते हैं और फिर नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 3 से भाग करो, -1, 5 को 3 से भाग करो, -1, -1, -1, -1 की आप 4 बार मल्टीप्लाई करो, शेष कितना आएगा, 1 आएगा, 1/3 शेषफल 1 आएगा। तो आपने यहां पे क्या सीखा, न्यूमरेटर के कितने भी टुकड़े कर लो, शेषफल पे, रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस में, आइए समझते हैं। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, 7 की पावर 100/6, इसका मुझे शेषफल निकालना है, इसका मुझे शेषफल निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे। अब 7 की पावर 100 को सॉल्व करना पॉसिबल है क्या, हां पॉसिबल है, बस ये है कि बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा। अब इतना टाइम हमारे पास पेपर में होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। हम क्या करते हैं, 7 की पावर 100 को मैं लिख लेता हूं 7 × 7 × 7 × 7, 7 × 7/6। मैंने इसको 100 टुकड़े कर लिए। ठीक है भाई, 7 के पास 100 का मतलब क्या है, 7 की 100 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 को 6 से भाग करो, एक शेषफल 1 1 1 1 1, तो ये हो गया हमारा 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 / 6, यानी कि 1/6, यानी कि 1 रिमाइंडर आ गया। देख लीजिए, लेकिन क्या है ना, एग्जाम में इतना समय हमारे पास नहीं होता। हमें एग्जाम में कोशिश ये करनी है कि हम पेन कम से कम चलाएं, कम से कम चलाएं, है ना। तो इसके लिए बस इतना सा काम करना है कि 7 की पावर 100 लिखा है बटे में 6, इसको ऐसे लिखना है। आप सीधा 7 को 6 से भाग करो तो एक शेषफल बचा। ठीक है, और 1 की पावर 100 1, तो लो जी एक शेषफल आ गया। बात वही है, बस लिखने का तरीका अलग है, जिससे आपको कम लिखना पड़े। यह समझने के लिए जरूरी है, यह एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं 6 की पावर 100/7, यह है, इसका रिमाइंडर हमें बताना है। ठीक है, इसको करते हैं। अब आप देखो जरा ध्यान से,
6 × 6 × 6 × 6 कहां तक? 100 बार बटे में 7। अब आप अगर 6 को 7 से भाग करते हो तो 6 ही शेषफल रहने वाला है, मतलब क्वेश्चन रिड्यूस ही नहीं होगा। अब क्या करें भाई? अब आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग कैसे करनी पड़ेगी? इसको इसको मिलाना है, इसको इसको मिला दो, इसको इसको मिला दो, ऐसा आपको पेयरिंग करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 36 और 36 बटे में 7। हालांकि नेगेटिव रिमाइंडर से जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको अभी पॉजिटिव रिमाइंडर से सिखा रहा हूं, फिर नेगेटिव से करेंगे इसको। ठीक है, तो अब 36 को 7 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 7 पंजे 35, एक शेषफल आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। तो 1 1 1 कितनी बार? बोलिए 50 बार, है ना। तो 1 की पावर 50 बटे में 7, यानी कि 1/7, यानी कि एक शेषफल आ गया। आया समझ में? अब आप देखो, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे ना लिख के कुछ ऐसे लिख देते कि भाई 6 की पावर 100 बटे में 7 है, तो इसको हम 6 का स्क्वायर की पावर 50 बटे में 7। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये 6 का स्क्वायर ही क्यों किया? देखिए, हमें ना कोशिश ये करनी होती है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के एक कम एक ज्यादा में कुछ भी करके आ जाए। अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसमें आ रहा है, तो 6 36 बटे 7, 36 को 7 से भाग किया, एक शेषफल, फिर ये 1/7 यानी कि एक शेषफल। डन है, परफेक्ट है। ये हुआ पॉजिटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके। देखिएगा नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को ले लेते हैं एक बार जरा। क्या था हमारा क्वेश्चन? 6 की पावर 100 बटे में 7, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर से कितना आसान होगा, देखिए 6 को कितने बार लिख लिया हमने? 100 बार। ठीक है, अब 6 को 7 से आप भाग करोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा, तो -1 की आप 100 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। -1 की पावर 100 यानी कि 1/7 यानी कि 1। ये तो आपको पता ही है कि भाई -1 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो 1 होता है, मतलब सम संख्या हो, और -1 की पावर अगर विषम नंबर होता है, ओड नंबर होता है, तो -1 होता है। ये बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, बता दिया मैंने। ये हो गया, देख लीजिए नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगेन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। एग्जाम में क्या करना है, जैसे 6 की पावर 100 बटे में 7 है ना, आप 6 को 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर आएगा? -1। बस यहीं पे ही इसका केस क्लोज हो गया। -1 की पावर 100 एक हो गया भाई, यानी कि ये एक रिमाइंडर आ गया। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको करना है, ये है इसकी फाइनल फॉर्म। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन में और ले लेता हूं, आपके मन में आ भी रहा होगा सर 6 की पावर अगर 99 होता तो क्या करते, है ना। चलो देख लेते हैं, 6 की पावर एक बार 99 लेके देख लेते हैं। 6 की पावर 99/7 अगर होता तो इसको हम कैसे करते हैं? ठीक है, देखो ध्यान से भाई, पहले पॉजिटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ेंगे और अच्छे समझेंगे इस टॉपिक को। 6 कितनी बार लिखा है? 99 बार, है ना। अब पेयरिंग करते हैं, 6 36 36 और 36, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 36 इंटू 36, और लास्ट वाला 6 बच जाएगा। इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा भाई किसी के साथ भी, ठीक है ना, इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो बस 36/7, 7 पंजे 35, एक शेषफल एक शेषफल एक शेषफल, तो 1 × 1 × 1, यहां तक तो ये हो गया। ठीक है, और ये 6 यहां बच गया। ठीक है, तो बस ऊपर 6/7 यानी कि शेषफल आपका कितना हो गया? 6 हो गया। ऐसे करेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके। ये तो मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में किया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो इसको ऐसे करेंगे भाई। हमें 6 की पावर 98 कर दिया, इंटू 6 कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको 6 की पावर 2 की पावर 49 कर दिया, इंटू 6 कर दिया।
ठीक है। अब 6 का स्क्वायर 36 की पावर 49 इंटू 6 बटे में 7 हो गया। ठीक है। 7 पंजे 35, 1 की पावर 49 इंटू 6 बटे में 7 हो गया, यानी कि 6 बटे 7 हो गया, यानी कि 6 हो गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, नेगेटिव रिमाइंडर से आप करेंगे तो उसको चुटकियों में कर देंगे। कैसे, आइए समझते हैं। देखो, जैसे 6 की पावर 99 है बटे 7, 6 को हमने कितनी बार लिखा, 99 बार, और 7 से भाग किया। 6 को आप 7 से भाग करो, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। पक्की बात है। -1 की मल्टीप्लाई 99 टाइम्स है, 99 बार है, तो -1 आएगा। अब सवाल उठता है, सर -1 रिमाइंडर हो गया आंसर। बिल्कुल सही, नेगेटिव रिमाइंडर अगर लेंगे तो -1 होगा, लेकिन आंसर में हमेशा आपको पॉजिटिव रिमाइंडर ही मिलेगा। नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल बस हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए करते हैं, और इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। जब नेगेटिव में आपका न्यूमरेटर बचे तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को इसमें ऐड कर देना है, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। आ गया समझ में। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो कैसे करेंगे, ये कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अलग अलग तरीके से करके दिखा रहा हूं, लेकिन आगे जाके हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। जैसे 6 की पावर 99 बटे 7। अब सिंपल, आप 6 को 7 से भाग कर दो ना, -1 की पावर 99 बटे में 7, और बस -1 की पावर 99 -1 हो गया। इसको ऐड कर दो, 6 हो गया जी, खत्म कहानी। आई बात समझ में। तो फाइनल जो तरीका है ना वो ये है करने का। तो हमने क्या किया, हमने कुछ भी करके, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके, चाहे नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके, हम एक कम एक ज्यादा में लेकर आए, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 7 की पावर 100 बटे में 50, ये लिया मैंने, इसका रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई, बताइए बताइए कैसे करेंगे। 7 की पावर 100 बटे में 50, मतलब हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक कम एक ज्यादा में हम न्यूमरेटर को ले आए, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में। ठीक है। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो 50 नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, 49 होता है, तो यानी कि बात बन सकती है। तो इसको मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 7 की पावर 2 की पावर 50 लिख सकते हैं इसको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए ये हो गया 49 की पावर 50 डिवाइडेड बाय 50। अब आप 49 को 50 से डिवाइड करो तो -1 आएगा, बटे में 50 हो गया भाई। अब -1 की पावर 50 तो 1 हो गया, तो लो जी रिमाइंडर आपका 1 आ गया, खत्म हो गई कहानी। आई बात समझ में। तो कुछ भी करके हमें एक कम एक ज्यादा में लेकर आना है। अब आपके मन में सवाल ये जरूर आ रहा होगा, सर एक कम एक ज्यादा में नहीं आ पाए तो क्या करेंगे। इसके लिए आगे बहुत सारे मेथड्स हैं, वो आपको बताऊंगा। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4 की पावर 21 बटे में 13, हमें रिमाइंडर बताना है। ठीक है, हमें इसका रिमाइंडर बताना है, कैसे करेंगे बताओ। अब ये देखो कि 13 के पहाड़े में और 4 की पावर में कहां पे एक कम एक ज्यादा का मिलन हो सकता है, बताओ भाई। यस, देखो 4 की पावर 21 है, तो हमें पता है 4 की पावर 3 64 होता है, और 13 पंजे 65 होता है। सही बात है, 13 पंजे 65 होता है, तो बात बन सकती है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 4 की पावर 21 बटे में 13, यानी कि इसको मैं 4 का क्यूब की पावर 7 कर दिया बटे में 13, 4 की क्यूब 64 की पावर 7 बटे में 13, 64 को 13 से भाग करो, 13 पंजे 65, -1 बटे में 13, लो जी -1 बटे 13। अब नेगेटिव में बच गया न्यूमरेटर, तो बस इसको आप ऐड कर दो, +12 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपने देखा
हम कुछ भी करके एक कम एक ज्यादा पे लेकर आएंगे। अब वो आपकी समझदारी है कि आप कैसे लेके आते हो, वो आपकी खुद की समझदारी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 7 की पावर 400 बटे में 400, बताइए कितना होगा रिमाइंडर। आप लोग भी कमेंट करके आंसर दीजिए। ठीक है, 7 की पावर 400 बटे में 400 कैसे करेंगे भाई, बताइए। देखिए हमें पता है कि 7 की पावर 4 2401 होता है भाई। 7 की पावर 4 2401 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 400 बटे में 400 को, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 4 की पावर 100 बटे में 400, और 7 की पावर 4 2401 की पावर 100 बटे में 400, और 2401 को 400 से भाग करो, एक शेषफल आ जाएगा, देख लो। अब देखो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी नंबर्स की समझ है, ये आप पर डिपेंड करेगा। अब 7 की पावर 4 जिसको याद नहीं होगा उसको परेशानी आएगी। नंबर्स तो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के पावर्स 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 12 तक याद कर लो, 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 12 तक याद कर लो, और 4 की पावर 1 से लेके 4 की पावर 6 तक याद कर लो, और 6 पावर तक तो सबकी याद कर लो, 6 पावर तक सबकी याद कर लो, लेकिन 2 और 3 12 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर, अगर एक कम एक ज्यादा में न्यूमरेटर ना आ पाए तो क्या करेंगे। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। 5 की पावर 100, 5 की पावर 100 बटे में 100, हमें रिमाइंडर बताना है, यह सवाल है। अब आप लाख कोशिश कर लो न्यूमरेटर में पावर्स को कलेक्ट करने की, ग्रुपिंग करने की, कुछ भी करने की, आप 100 के आसपास में ला ही नहीं सकते। आप क्या करोगे बोलो। देखो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे 5 की पावर 100 बटे में 100 लिखा है। कभी कभी ऐसा होता है जब एक कम एक ज्यादा में नहीं ला पा रहे होते तो हाई चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई फैक्टर न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से, मतलब कोई ना कोई गुणनखंड अंश में से और हर में से कॉमन आ रहा होता है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा पहले और फिर सॉल्व करना होगा। आओ दिखाता हूं। देखो 5 की पावर 100 है तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये 100 को नीचे लिख सकता हूं मैं 5 गुना 5 गुना 4। अब नीचे 2 5 हैं, यानी कि ऊपर तो 5 की पावर है ही, तो वहां से हम ले सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 की पावर 98। सही भाई। अब आप देखो सिंपलीफाई कर देंगे, लेकिन सिंपलीफाई करना अलाउड नहीं होता। जिससे सिंपलीफाई करते हैं उसको आपको माइंड में रखना होगा, बाद में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा। अब देखो कैसे, 5 की पावर 98 बटे 4, ठीक है, 5 की 98 बटे 4। अब इसमें तो यार आप हीरो हैं, मैंने अभी भी आपको हीरो बना दिया। इसमें 5 को आप 4 से भाग करो, 1 आएगा, ठीक है, तो ये 1 बटे 4 यानी कि 1 आया। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर लाने के लिए आपने जिससे भाग किया था उससे मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो बात समझ में आ गई। एक कम एक ज्यादा में बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा होगा, उसको डिवाइड करके फिर सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको समझने के लिए। 5 की पावर 500 बटे में 500, इसका रिमाइंडर हमें बताना है ना, इसका रिमाइंडर हमें बताना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर के हर के टुकड़े करो। 5 की पावर 500 बटे 500, तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, डन। अब इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 4, 97। अब आप देखो हमने 25 से 125 से 125 कैंसिल कर दिया, लेकिन दिमाग में रखना है लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें तो आप हीरो हैं यार, यहां से आप जानते हो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस सीधा इसकी 125 की गुणा कर दो, लो जी आपका आंसर आ गया।
आई बात समझ में? तो हमने कितनी चीजें पढ़ ली अब तक? हमने बेसिक पढ़ लिया, यह समझा कि न्यूमरेटर के एक कम एक ज्यादा में लेकर आना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के एक कम एक ज्यादा में लेकर आना है। अगर एक कम एक ज्यादा में ना आए तो कुछ डिवाइड हो रहा होगा, उसको डिवाइड करके सॉल्व कर देना है। अब मेरा सवाल कि अगर मान लो ये करने पर भी एक कम एक ज्यादा में ना आए तो क्या करेंगे, है ना? तो हम फिर और आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब आपको पढ़ाता हूं मैं फॉर्मेट्स थ्योरम। एक होती है फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम से ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें एक कम एक ज्यादा में लाना मुश्किल होता है या सवाल बहुत बड़ा होता है, ठीक है? समझते हैं पहले फॉर्मेट थ्योरम क्या है। फॉर्मेट थ्योरम कहती है कि a की पावर p माइनस वन बटे में p, इस स्ट्रक्चर का जब भी क्वेश्चन होगा रिमाइंडर हमेशा एक आएगा। गौर फरमाने वाली बात यह है, p यहां पर प्राइम नंबर है, p यहां पर प्राइम नंबर है, यानी कि एक अभाज्य संख्या है, ठीक है? एक अभाज्य संख्या है और HCF ऑफ A एंड P हमेशा वन होगा, तभी यह हो सकता है। हालांकि फॉर्मेट्स थ्योरम भी यूलर थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है, यूलर थ्योरम भी हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में इसके बाद में, पहले फॉर्मेट्स थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना? तो फॉर्मेट्स थ्योरम आप तभी लगा पाएंगे जब यहां पर ये प्राइम नंबर होगा। अगर ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो कैसे करना है वो फिर आगे अगली थ्योरम में बताएंगे, ठीक है? एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 2 की पावर 82 डिवाइडेड बाय 83। 83 जो नंबर है मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मेरा एसएससी में सिलेक्शन हुआ था और जब मैं ट्रेनिंग पे गया था, 1 साल की ट्रेनिंग थी इंस्पेक्टर की, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की 1 साल की ट्रेनिंग थी, तो वहां पे चेस्ट नंबर जो था मेरा वो 83 था। इसलिए मैं 83 नंबर जरूर लेता हूं पढ़ाते टाइम, ठीक है? पूरे ट्रेनिंग में ना पूरे 1 साल तक आपको आपके नाम से नहीं आपके नंबर से ही पुकारा जाता है, तो ये नंबर दिल के बहुत करीब है। अब देखो 83 एक प्राइम नंबर है, 83 एक प्राइम नंबर है और यहां पर एक नंबर कम लिखा है और 2 और 83 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, मतलब इनका HCF 1 है, तो इस स्थिति में रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे 2 की पावर 4 बटे में 5, रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे? 5 प्राइम नंबर है, ऊपर एक कम लिखा है, देख लीजिए, ठीक है? ऊपर एक कम लिखा है, ए में और पी में जो ए और पी का जो HCF है वो 1 है, मतलब 2 और 5 का HCF 1 है, तो कंडीशन सारी फुलफिल हो रही हैं। अब अगर हमारे पास फॉर्मेट्स थ्योरम नहीं होगी तो हम इसको कैसे करेंगे? तो भैया हम इसको फिर देसी हिसाब किताब से करेंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, 5 दिया 15, एक शेषफल होगा। लेकिन यहां तो हमने कर लिया, अब बहुत बड़े नंबर होंगे तो परेशानी आएगी, तब फॉर्मेट्स थ्योरम का इस्तेमाल होगा ना। ये तो बस मैंने आपको वेरीफाई करवा के दिखा दिया कि ऐसे होता है, ठीक है? तो ये फॉर्मेट्स थ्योरम होती है। अब एक दो क्वेश्चन है फॉर्मेट्स थ्योरम पर, वो ले लेते हैं जरा। देखो, जैसे मैंने मान लीजिए लिया 2 की पावर 100 बटे में 101, इसका रिमाइंडर बताना है। 101 क्या होता है पता है आपको? 101 की खास बात क्या होती है? 101 की खास बात होती है 101 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है ना? सबसे छोटा 3 डिजिट का 3 अंकों का प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है। चलो ये प्राइम नंबर हो गया, एक कम है, इसमें HCF 1 है, मतलब इनका महत्तम समापवर्तक 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होगा तो क्या करना बताऊंगा अभी आपको, ठीक है? तो ये आ गया हमारा कितना? 1 आ गया। चलो ये तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए ऐसे होता 2 की पावर 103 बटे 101, मान लीजिए इसका रिमाइंडर निकालना हो तो फिर क्या करते भाई? अब तो ये एक कम नहीं है, अब क्या करेंगे, है ना? अब क्या करेंगे, देखिए इसको मैं 2 की पावर 100 गुना 2 की पावर 3 लिख सकता हूं ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसको छोड़िए, यहां पे तो फॉर्मेट थ्योरम बन गई ना, इसको अगर मैं देखूं तो यहां पे शेषफल हो गया 1,
मैंने बताया ही था न्यूमरेटर के आप कितने भी टुकड़े कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एक, ये हो गया 8, 101 यानी कि 8 बटे 101 यानी कि 8 शेषफल हो गया जी, है ना। और देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 2 की पावर, मान लीजिए हमने ले लिया 7 की पावर 302 और बटे में 101 ले लिया। अब ये कैसे करेंगे भाई, हैं ये कैसे करेंगे? देखिए फर्मिट्स थ्योरम के हिसाब से पावर में 100 होना चाहिए और ये इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ये को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। हम इनको यहां पे को प्राइम भी लिख सकते हैं, यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ए एंड पी, ए इसके बजाय हम ये भी लिख सकते हैं कि ए एंड पी आर को प्राइम, मतलब ए और पी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य, सह अभाज्य, सहभाज्य वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस मुझे पता है पावर मुझे 100 चाहिए तो इसको मैं 7 की पावर 100, इसको मैं 7 की पावर 302 बटे 101 को मैं 7 की पावर 100 गुना 7 की पावर 100 गुना 7 की पावर 100 बटे में 101 और यहां कितना बचा 7 की पावर 2। अब फर्मिट थ्योरम के हिसाब से ये ये आपको रिमाइंडर दे देंगे 1, परफेक्ट है, यानी कि ये 49 बटे 101 यानी कि 49 आपका रिमाइंडर हो गया, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये है आपका फर्मिट्स थ्योरम। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर प्राइम नंबर ना हो कुछ और हो तो क्या करेंगे, तो हम पढ़ते हैं यूलर थ्योरम, यूलर रिमाइंडर थ्योरम। यूलर रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर ए की पावर यूलर नंबर ऑफ एन, और एन कहां पर है डिनोमिनेटर में, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। अब यूलर नंबर ऑफ एन कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर और क्या क्या खास चीजें हैं, यहां पर ए एंड पी, ए एंड एन आर को प्राइम, मतलब ए और एन सह अभाज्य होने चाहिए। मतलब सह अभाज्य का क्या होता है कि जो ए और एन है उनका जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का रिमाइंडर जब कभी भी निकालोगे तो हमेशा आंसर आपका 1 ही आएगा। अब यहां पे जरूरत है सबसे पहले यूलर नंबर के बारे में सीखने की कि यूलर नंबर क्या होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले किसी भी नंबर का यूलर नंबर कैसे निकाला जाता है, ये होता क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 10। अब 10 से छोटे सारे नंबर लिख रहा हूं पहले मैं, सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर ले लिए मैंने। अब यहां पे ये चेक करो कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 के साथ को प्राइम है। को प्राइम का मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए, महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। जैसे 1, 2 को प्राइम नहीं है 10 के साथ क्योंकि 2 कॉमन हो गया, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है क्योंकि कॉमन आ रहा है, 7 को प्राइम हो गया 10 के साथ, 8 नहीं है, 9 को प्राइम हो गया 10 के साथ। अब यहां पे आप देख सकते हो कि हमें 4 संख्याएं मिल गई, 1 3 7 9। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि यूलर नंबर ऑफ 10 होता है 4। तो अब समझ में आया यूलर नंबर किसे कहते हैं। यूलर नंबर उन संख्याओं की संख्या को कहते हैं जो दिए गए नंबर के साथ सह अभाज्य होती हैं और उससे छोटी होती हैं। मतलब यूलर नंबर इज द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर को प्राइम टू द गिवन नंबर एंड लेस देन ऑफ द गिवन नंबर। समझ में आ गया। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, यहां पर ले लेता हूं 5 तक के सारे नंबर लिखते हैं 1 2 3
4। अब चेक करो कितनी ऐसी संख्याएं इसमें से जो 5 के साथ को प्राइम है। सारी हैं, कुछ भी कॉमन है ही नहीं किसी में भी। तो यूलर नंबर ऑफ 5 हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। चलिए 15 ले लेते हैं। 15 तक के सारे नंबर लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे नंबर लिख लिए 15 से छोटे। अब चेक करो इसमें से कौन कौन से को प्राइम है। कौन कौन से को प्राइम है? 1 2 3 नहीं है, 4 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 8 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 12 नहीं है, 13 14 भी है। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यूलर नंबर ऑफ 15 होता है 8। समझ में आया? अब बात यह कि सर बहुत बड़े नंबर अगर हुए तो यूलर नंबर कैसे निकालेंगे, वो तरीका बता दो। चलो उस तरीके के बारे में हम लोग जानते हैं। हमें किसी भी नंबर का यूलर नंबर निकालना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए मान लीजिए मुझे 10 का यूलर नंबर निकालना है, तो सबसे पहले 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मतलब 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया मैंने। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब मुझे यूलर नंबर ऑफ 10 निकालना है, तो सीधा लिखो नंबर इनटू 1 माइनस 1 अपॉन पहला फैक्टर, 1 माइनस 1 अपॉन दूसरा फैक्टर। ठीक है, तो 10 गुना 1/2 4/5। 10 से 10 गया, कितना बच गया? 4। यानी कि यूलर नंबर ऑफ 10 होता है 4। चलिए 15 का देख लें एक बार। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी हमने, 3 पंजे 15। यूलर नंबर निकालते हैं इसका। तो पहले लिखा 15, 1 माइनस 1 अपॉन पहला फैक्टर, 1 माइनस 1 अपॉन दूसरा फैक्टर। ठीक है, तो 15 इंटू 2/3 इंटू 4/5, ये से कैंसिल, ये लो जी 8 आ गया। यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, हमारा 8 ही आया था। ये भी हमारा कितना? 4 आया था। 10 का यूलर नंबर देख लीजिए, 4 आया था, और फॉर्मूले से भी हमारा 4 ही आया है। तो हमने यहां पे क्या सीखा? जो भी नंबर हमें दिया गया है, सबसे पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और फिर ये रूल लगा दो। इसको जनरलाइज करूंगा मैं अभी। अब जैसे मैंने 100 लिया, 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यही होगी। अब मुझे इसका यूलर नंबर निकालना है। कैसे निकालूंगा? 100 को लिखा मैंने, 1 माइनस पहला फैक्टर, हमें सिर्फ बेस लेना है, हमें पावर से मतलब नहीं है। 1 माइनस दूसरा फैक्टर का बेस। ठीक है, तो ये हो गया 100 इंटू 1/2 इंटू 4/5। इससे कटा, यानी कि कितना आ गया? 40 आ गया। आया समझ में सब लोगों को? है ना? अब अगर आपको चेक करना हो तो 1 से लेकर 99 तक सारे नंबर लिखना, एक एक करके चेक करना कि 100 के साथ कौन सा कोप्राइम है या नहीं है। जितने भी नंबर 100 के साथ कोप्राइम होंगे उनकी संख्या ही उसका यूलर नंबर होगा, जो कि 40 है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको यूलर नंबर निकालना आ गया। अब इन्हीं चीजों को देख के इसको मैं जनरलाइज फॉर्म बता देता हूं। जैसे कोई भी नंबर है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, P1 बटे की पावर ए, P2 की पावर बी और P3 की पावर सी, और ऐसे ही चल रहा है। तो इसका अगर यूलर नंबर मुझे चाहिए, इसका मुझे अगर यूलर नंबर चाहिए, तो वो होगा नंबर 1 माइनस 1 अपॉन पहली पावर फैक्टर, 1 माइनस 1 अपॉन P1 और 1 माइनस 1 अपॉन P2 और 1 माइनस 1 अपॉन P3 एंड सो ऑन। इस तरह से यूलर नंबर को हम फाइंड करते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको यूलर नंबर और क्लियर हो जाएगा। जैसे 40 है, मुझे 40 का यूलर नंबर चाहिए भाई। सबसे पहले 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? 2 की पावर 3, 8 पंजे 40। सही है? हाँ, तो ये हो गया 40, 1 माइनस 1 अपॉन पहले फैक्टर, और ये 1 माइनस 1 अपॉन 5। हमें पावर से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 40
1/2 और ये 4/5। 5×2 = 10, कट गया, 4×4 = 16। लीजिए यूलर नंबर ऑफ 40 आ गया हमारा 16। अब अगर मैं यहां पर एक सवाल लिखूं कि 3 की पावर 16/40 अगर हो तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। आप इसको बिना सॉल्व करे यूलर रिमाइंडर थ्योरम की मदद से बता सकते हो कि इसका रिमाइंडर सर 1 आएगा। इसका रिमाइंडर सर 1 आएगा, बिना कुछ भी करे, मेहनत करे, इसमें आराम से बता सकते हो। आप इसमें बिना कुछ भी मेहनत किए आराम से बता सकते हो। कैसे? देखो, जो नंबर यहां पे लिखा है ऊपर इसका यूलर नंबर लिखा हुआ है पावर में, और 3 और 40 आपस में को प्राइम है। तो यूलर रिमाइंडर थ्योरम हमें यही बात समझाती है, यही बात कहती है कि भैया ये नेचुरल नंबर यहां लिखा हुआ है, इसका यूलर नंबर यहां पे लिखा हुआ है, ये को प्राइम है, तो इस स्थिति में हमेशा रिमाइंडर 1 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए ये हो 100 और ये हो 7 की पावर 40, रिमाइंडर कितना आएगा? अभी आप देख लीजिए, मैंने अभी अभी आपको बताया 100 का यूलर नंबर होता है 40, तो 100 का यूलर नंबर यहां लिखा हुआ है, ये आपस में को प्राइम है, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ज्यादा कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्मिट्स थ्योरम जो है ना, यूलर रिमाइंडर थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है। आइए समझते हैं कैसे। देखो, फॉर्मिट्स थ्योरम is a particular case of Euler remainder theorem। कैसे समझते हैं? देखो, अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर का यूलर नंबर निकालूंगा तो वो हमेशा प्राइम नंबर -1 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, अभी अभी मैंने करवाया भी था। यूलर नंबर ऑफ 5 कितना होगा? 4 होगा। यूलर नंबर ऑफ 101 सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे 100 ही आएगा। यूलर नंबर ऑफ 19 18 आएगा। यूलर नंबर ऑफ प्राइम नंबर p-1 आएगा। यूलर नंबर ऑफ 11 10 आएगा। यूलर नंबर ऑफ 43 42 आएगा। तो प्राइम नंबर का यूलर नंबर हमेशा उससे एक कम होता है। अब दोनों में मैं कंपैरिजन आपको बताता हूं क्या है। फॉर्मिट्स थ्योरम क्या थी हमारी? और यूलर रिमाइंडर थ्योरम। फॉर्मिट्स थ्योरम हमारी क्या थी कि a⁻p-1/p, रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, जबकि HCF ऑफ a एंड p 1 है, और p यहां पर प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। यही तो है। यूलर थ्योरम क्या कहती है कि a की पावर यूलर नंबर ऑफ n डिवाइडेड बाय n, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। यहां पर a और n आपस में को प्राइम है, मतलब इनका HCF 1 आएगा। ठीक है, ये एक वाइडर कंसेप्ट है, ये एक बड़ा कंसेप्ट है। इसका एक छोटा सा हिस्सा ये है भाई, अगर मैं यहां पर n को प्राइम नंबर ले लूं तो भाई ऑब्वियस सी बात है p का यूलर नंबर p-1 ही तो है। मतलब मैं इसको आराम से ऐसे लिख सकता हूं ना कि a की पावर यूलर नंबर ऑफ p डिवाइडेड बाय p, रिमाइंडर आ गया 1। ये एक ही तो बात है, क्योंकि हमें पता है कि प्राइम नंबर का यूलर नंबर हमेशा 1 कम होता है, इसीलिए हमने एक नई थ्योरम को जन्म दे दिया भैया, जिसका नाम फॉर्मिट्स थ्योरम रख दिया। और कोई बात नहीं है। समझ में आ गया होगा अब कि जो यूलर थ्योरम है उसी का पर्टिकुलर केस फॉर्मिट्स थ्योरम है। डन। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चन ले रहा हूं, आप बताइएगा इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है
इसका हमें रिमाइंडर बताना है। अब अगर हमारे पास फर्मेट्स थ्योरम ना हो, हमारे पास यूलर थ्योरम ना हो, तो भैया इसको करना बहुत भारी पड़ जाएगा। अब यूलर थ्योरम से इसको करते हैं। हमें पता है, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि यूलर नंबर ऑफ 40 होता है 16। अब कैसे निकालते हैं वो वीडियो में पीछे देख लीजिएगा, मैंने अभी निकालना सिखाया था आपको। ठीक है, तो इसको हम 7 की पावर 16, 7 की पावर 16, 7 की पावर 16, 7 की पावर 16, 16 चौक 64 और 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। यूलर रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, सिर्फ 7 बचा। लो जी, 7 आपका रिमाइंडर हो गया। तो ये फायदा है यूलर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने का। इससे बड़े बड़े सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एसएससी के साथ साथ सीडीएस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए, ये अब आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल्स के बारे में। फैक्टोरियल्स के बारे में, जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जैसा मन करे। 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है जो भी नंबर फैक्टोरियल के अंदर लिखा हुआ है उससे लेकर रिवर्स ऑर्डर में, उससे लेकर रिवर्स ऑर्डर में सारे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन, मतलब 5, 4, 3, 2, 1, 120। अब जैसे 4 फैक्टोरियल है, तो 4, 3, 2, 1, जैसे 3 फैक्टोरियल है, 3, 2, 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये बात याद रखने वाली है यहां पर, ठीक है। यानी कि अगर मैंने लिखा मान लीजिए 100 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 100 से लेकर रिवर्स ऑर्डर में सारी मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। ये होता है आपका भैया फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्यों समझाया है मैंने, क्योंकि एक बहुत अच्छी थ्योरम है जो आपको करवानी है। इस थ्योरम का नाम है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम ये कहती है कि भैया अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p, तो हमेशा रिमाइंडर p-1 ही होगा, जहां पर p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। बहुत आसान। जैसे मान लीजिए 4 फैक्टोरियल बटे में 5, हमें इसका रिमाइंडर बताना है। 4 फैक्टोरियल बटे में 5, हमें इसका रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहूं, कैसे करूंगा भाई? 4, इसको अगर मैं बेसिक से सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे में 5, 4 या 12 दूनी 24 बटे 5, रिमाइंडर कितना है? 5 चौक 20, 4 रिमाइंडर आ गया। भैया इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, जब विल्सन थ्योरम हमारे पास है तो चिंता किस बात की? 4 फैक्टोरियल बटे में 5, ठीक है। विल्सन थ्योरम के हिसाब से कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है, ऊपर एक नंबर कम है, यानी कि ऐसे 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे में 5 है, तो हमेशा रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर हमेशा 5 माइनस 1 होगा, मतलब 4 होगा। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा 4 फैक्टोरियल बटे में 5 देखा, एक कम है, यहां प्राइम नंबर है, लो जी 4 रिमाइंडर सीधा लगाओ चुटकियों में। ये होते हैं विल्सन थ्योरम। अब जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि भाई 100 फैक्टोरियल बटे में 101, रिमाइंडर कितना आएगा? आपको पता है विल्सन थ्योरम, 101 एक प्राइम नंबर है, उससे एक कम ऊपर लिखा है फैक्टोरियल में, तो इसका तो 100 ही आएगा रिमाइंडर, ठीक है। इतनी आसानी से आप कर लोगे, डन है। तो अब आप आसानी से क्वेश्चंस को कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, 4 की पावर 20 बटे में 13, रिमाइंडर आपको बताना है। 3 की पावर 122, आपको 6 की पावर 97 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 7, इसका रिमाइंडर बताना है। आपको 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68, इसका रिमाइंडर आपको बताना है।
ये प्लस लगा हुआ है तो टेंशन की कोई बात नहीं, समझ लीजिए 2 क्वेश्चन हो गए। इसको अलग रिमाइंडर निकालो, इसका अलग रिमाइंडर निकालो, ऐड कर दो, ठीक है। और 97 की पावर 97 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 96 रिमाइंडर बताना है। 96 की पावर 97, 96 की पावर 97 डिवाइडेड बाय 97 रिमाइंडर बताना है। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार जान लेते हैं, समरी आपको दे देता हूं सेशन की। आज हमने सबसे पहले बेसिक चीजें सीखी, मतलब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी। फिर हमने पॉजिटिव रिमाइंडर पढ़ा, ठीक है। फिर हमने नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये सीखा कि न्यूमरेटर के कितने भी टुकड़े कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फिर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए जिसमें एक कम एक ज्यादा बन रहा था, और एक कम एक ज्यादा न्यूमरेटर नहीं बन रहा था, तो हमने कुछ कैंसिल करके एक कम एक ज्यादा में लेकर आ गए थे क्वेश्चन को। और जब एक कम एक ज्यादा में कैंसिल होने के बाद भी नहीं आ रहा था, तो हमें जरूरत पड़ी फॉर्मेट्स थ्योरम की, ये पढ़ ली भाई हमने। उसके बाद में हमने यूलर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली। फिर मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट्स थ्योरम जो है वो यूलर थ्योरम का ही एक पर्टिकुलर केस है। और फिर मैंने आपको बताया विल्सन थ्योरम के बारे में। और फिर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया करने के लिए। तो ये सारी चीजें आज इस सेशन में हम लोगों ने की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और ऐसी ही और वीडियोस आप लोगों के लिए आप लगातार टॉपिक वाइज आती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।